ऑलराइट। अच्छा, किसी को अगर आज कोई चीज़ समझ में आने में मसला हो तो मुझे काइंडली रोक दे वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, पहला सवाल जो हमने करना है ना वो बड़ा मज़े का सवाल है। वो ये है कि लेट्स डिफाइन आवर ग्रेडिंग स्कीम, ठीक है। ग्रेडिंग स्कीम क्या है? ग्रेडिंग स्कीम हमारी ये है कि सो यू विल गेट एन A+ ग्रेड इफ़ यू हैव ग्रेटर देन और इक्वल टू 95 मार्क्स, ठीक है। यू विल गेट एन A ग्रेड, you will get an A grade if you have greater than or equal to 90 marks. ये पीछे नजर आ रहा? पीछे नजर आ रहा? ओके, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ उसको। अच्छा, if you will get an A- grade if you have greater than or equal to 85 marks, ठीक है। You will get a B grade, B+ grade if you have greater than or equal to 80 marks. You will get a B grade if you have greater than or equal to 75 marks. You will get a B- if you have a greater than or equal to 70 marks. You will get a C+, sorry, you will get a C+ if you have a greater than or equal to 65 marks. You will get a C grade if you have greater than or equal to 60 marks. And I think you should get a R grade if you have less than 60 marks. R का मतलब है you should repeat the course. Okay? I don't like F grade. सही है? सही है। तो ये हमने एक प्रोग्राम बनाना है जो कि मार्क्स इनपुट ले और बताए कि अगर आपका ग्रेड कौन सा लगता है, ठीक है। So that's what we want to do. So everybody is with me, ठीक है। So ये हम प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, ठीक है। So how can we do that? So of course पहले हम मार्क्स इनपुट कराएंगे, यहाँ पे इंट लिखेंगे, इनपुट लिखेंगे। बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट में जाके लिख देते हैं एंटर मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते, और बल्कि ये भी ज़रूरी नहीं होता देना। तो हम इनपुट लेंगे, इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और मार्क्स में स्टोर कर देंगे, ठीक है। और अब सवाल ये है कि यहाँ पे क्या लिखें। अच्छा, किसी ने बोलना नहीं है जब तक मैं आपसे पूछूँ ना, ठीक है। सो मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ और उसमें ऑब्वियसली एरर होंगे, आपने बताना है कि क्या मसला होगा जब मैं पूछूँ तो, ठीक है। सो अगर हमारे मार्क्स ग्रेटर देन 100 है और मार्क्स लेस देन 0 है, इस केस में मैं क्या करना चाहिए? एक्चुअली एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि भाई ये तो कोई नंबर ना हो ना, आपने गलत इनपुट किए। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये गलत इनपुट, ठीक है, ठीक है। एंटर अगेन और समथिंग लाइक दैट, जो भी आपने मैसेज किया है, ठीक है। सो इसका मतलब हमें दोबारा से इनपुट कराना चाहिए। तो क्या हम ये लिख सकते हैं? गलत, ये नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये हुआ तो हो सकता है उसने सेकंड दफा भी गलत इनपुट किया, तो हमें दोबारा ये करना पड़ेगा, है ना। व्हाट्स द प्रॉब्लम? हाँ, सेकंड टाइम क्या? नहीं, ये तो मसला नहीं है। सॉरी, नहीं, ये तो मसला नहीं है। मसला होता है, मसला क्या है? मुझे ये सोचना था, बताया मसला होता है। मसला ये है कि वो सेकंड टाइम भी गलत बता सकता है ना, हो सकता है थर्ड टाइम भी गलत बताएगा। तो एक्चुअली होना ये चाहिए कि हमें ये काम बार बार करवाना चाहिए अगर वो गलत इनपुट कर रहा था। ये सबको समझ में आ गई बात? तो हम एक काम करते हैं, सो यहाँ पर हम दोबारा इनपुट करवाते हैं और यहाँ पे y लिख देते हैं, ठीक है। ये बात समझ आई? तो हमने बेसिकली क्या कहा है, अगर वैल्यू जो कि मार्क्स है वो ग्रेटर देन 100 है और मार्क्स इज लेस देन 0 है, इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब है आपने गलत इनपुट दी है। अगर गलत इनपुट दी है तो प्रिंट कर दे गलत इनपुट और साथ ही दोबारा से इनपुट ले ले,
और जब दोबारा से इनपुट ले लेगा तो दोबारा से वाइल पे चला जाएगा, है ना? ये सबको समझ में आ गई बात? और दोबारा कंडीशन चेक होगी और दोबारा से चलेगा, ठीक है? हमने पहली दफा वाइल लूप को उस तरह इस्तेमाल किया जिस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ओके? ठीक है? वाइल लूप आमतौर पे हम इस तरह यूज करते हैं जब हमें नहीं पता हमने कितनी दफा चलना है, जब कोई एक कंडीशन है, उस कंडीशन की बेस पे हम वो बार बार काम कराना चाहते हैं, ठीक है? ये मैं क्यों कह रहा हूं कि वाइल लूप को हमने पहली दफा इस तरह इस्तेमाल किया है जिस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि देयर आर अदर लूप्स एज वेल, ठीक है, जो स्पेसिफिकली उस काम के लिए जो कि हम पहले हमने किए हैं वाइल लूप के अंडर रह के, उस तरह वो यूज नहीं होते, वो मैं बाद में बता रहा हूँ, ठीक है? व्हेन इन द नेक्स्ट वीक वी विल मूव टुवर्ड्स C++, ओके? और फिर उसमें जाके हम कुछ करेंगे। यहाँ पर मैं जानबूझ के नहीं बता रहा बिकॉज इट हाइड्स सम डिटेल्स, ओके? सो फार सो गुड, एवरीबॉडी इज विद मी, ठीक है? अच्छा, हम इसका मतलब है लाइन नंबर अगर 8 पे आए हैं तो क्या होगा? लाइन नंबर 8 में आके अगर मैं प्रिंट कर दूं मार्क्स को, तो मुझे कोई बता सकता है कि मार्क्स में क्या प्रिंट होगा? हाँ? नहीं, उस मार्क्स के बारे में मैं कुछ कह सकता हूं कि वो मार्क्स ये होगा जी? हाँ? 0 से 100 के दरमियान में होगा, यानी लाइन नंबर 9 पे वो सिर्फ तभी आएगा जब मैंने इनपुट सही दी होगी, वरना ये लाइन नंबर 9 पे नहीं आ सकता। ये सबको समझ में आ गई बात? मैं आपको चला के दिखाता हूं इस प्रोग्राम को। ये मैंने इसे चलाया, ठीक है? इसने मुझसे एंटर मार्क्स मांगा और मैंने भी दे दिया 102, ठीक है? ये सबको नजर आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है? तो मैंने ये एंटर दबा दिया, इसने कहा जी गलत इनपुट, ठीक है? तो मैंने दोबारा इनपुट किया, लेट से मैंने 105 का, उसने दोबारा कह दिया गलत इनपुट। ये सबको समझ में आ रही बात? और अब अगर मैं कह दूं -5 तो वो दोबारा कहेगा गलत इनपुट, ओके? लेकिन अब अगर मैंने 95 एंटर किया है तो 95 इज द लीगल इनपुट, तो अब ये कहेगा और आखिर में जाके 95 आउटपुट करा दे। डज इट मेक सेंस? ठीक है? तो इसका मतलब है कि जब लाइन नंबर 9 पे वो अब तभी आएगा जब मैंने सही इनपुट दी होगी। डज इट मेक सेंस? ओके, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी इज विद मी, ओके? तो हम अब आगे चलते हैं। तो हमने मार्क्स का आउटपुट नहीं करवाना है, हमने तो एक्चुअली ग्रेड आउटपुट करवाना है, ठीक है? तो ग्रेड कैसे आउटपुट करवाएंगे? हम कहते हैं इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 95 तो हम यहां पे लिख देते हैं प्रिंट और यहां लेते हैं A+ ग्रेड, ठीक है? अच्छा, प्लीज खामोश रहिएगा, कोई बोलेगा। साथ ही लिख देते हैं इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 तो हम लिख देते हैं प्रिंट जी, क्या लिख दें बता देना, शाबाश, A ग्रेड, ठीक है? खामोश रहेगा, खामोश खामोश, नो श्योर। अगर मैं लिख दूं मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 85, ठीक है? तो हम कर देंगे यहां पे क्या, प्रिंट, ठीक है, B+ ग्रेड, ठीक है? सही हो गया? ओ A- ग्रेड, यू आर एब्सोल्युटली राइट, A- ग्रेड, ठीक है? हम थोड़ा और ऊपर आ जाते हैं और यहां लेते हैं इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी 80 तो हम क्या कर दें जी, प्रिंट कर देते हैं B+ ग्रेड, ठीक है? इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे B ग्रेड, ठीक है? अब मैं नीचे नहीं लिख रहा, वो आपको लिख देंगे, ठीक है? सो इस प्रोग्राम को चलाते हैं और मैं इनपुट दोबारा से करूंगा 95, तो आउटपुट क्या होना चाहिए मुझे सीधे बताइए, A+ ग्रेड, है ना? यही होना चाहिए ना? अच्छा, ये देखिए, मैं इसे चला रहा हूं, ये इनपुट किया उसने, एंटर मार्क्स, मैंने किया 95, ओके? एंड लुक एट दिस, इसने क्या आउटपुट किया? इसने कहा है आपका A+ ग्रेड भी है, A- ग्रेड भी है, A- ग्रेड भी है, B+ ग्रेड भी है और B ग्रेड भी है। क्या प्रॉब्लम है? क्या? अच्छा, सबसे पहली बात, एक्चुअली हमें यहां पे ये नहीं बताना चाहिए था, हमें ये बताना चाहिए था कि ये इसकी रेंज है,
तो ये 90 से बड़ा है और 95 से छोटा होना चाहिए, तब ये बात होती है। तो हम यहां पर लिखते हैं एंड जी मार्क्स इज लेस देन 95, ओके। और अब मैं इसी को कर देता हूं कॉपी, यहां पे कर लेते हैं कंट्रोल वी और यहां लिख देते हैं लेस देन 90, ठीक है। यहां करते हैं कॉपी, यहां पे पेस्ट जी, यहां पे क्या लिखूं मैं 85 और यहां क्या लिखूं बेटा 80, ठीक है। अगर मैं ये लिख दूं तो इसके नतीजे में क्या होगा, ये देखिए जी, अब मैं दोबारा चलाता हूं, अब मैं 95 एंटर करता हूं और ये देखो जी हमारा सिर्फ 8+ ग्रेड आ गया। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? अच्छा मुझे बताएं, क्या ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है अभी, ठीक है, एक मिनट मैं इसको F11 दबा देता हूं। हाँ जी, ये जो मैंने लिखा है प्रोग्राम, इसमें ना मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मैंने मार्क्स एंटर किए 95, ठीक है, तो होता क्या है कि वो लाइन नंबर 9 चलाता है और 9 क्योंकि ट्रू होती है तो उसके अंदर आ जाता है। अब लेकिन वो लाइन नंबर 11 भी चलाता है, हाँ वो फॉल्स है, इसीलिए वो लाइन नंबर 12 नहीं चलाता। और फिर क्या होगा, लाइन नंबर 13 भी वो चलाएगा और लाइन नंबर 14 वो नहीं चलाएगा, ओके। सिमिलरली लाइन नंबर 15 वो चलाएगा लेकिन लाइन नंबर 16 वो नहीं चलाएगा। सिमिलरली लाइन नंबर 17 वो चलाएगा लेकिन लाइन नंबर 18 वो नहीं चलाएगा। डज इट मेक सेंस? एवरीबॉडी इज विद मी, ओके। लेट मी शो यू। ये मैं यहाँ पे ना ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। ब्रेक पॉइंट लगाने का फायदा ये होता है कि मैंने अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को यहाँ पे आकर रोकना है, ठीक है। तो मैंने इसे चलाया, इसने मुझसे मार्क्स मांगे और मार्क्स मैंने एंटर कर दिए, कितने 95, और एंटर दबा दिया। व्हाट्स द प्रॉब्लम? इसको मैंने डीबग मोड में नहीं चलाया था। लेट मी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इन डीबग मोड। सॉरी, अब ये डीबग मोड में चला है। तो इसने एंटर मार्क्स किए और मार्क्स मैंने कर दिए जी 95 और मैंने एंटर चलाया। अब ये लाइन नंबर 9 पे आ गया, ठीक है। अब मैं कंट्रोल F10 प्रेस करूंगा तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएगा। अब देखिए मार्क्स में क्या वैल्यू आई हुई है 95। तो बताएं क्या लाइन नंबर 10 चलनी चाहिए? लाइन नंबर 9 के बाद कौन सी लाइन चलनी चाहिए? लाइन नंबर 10 चलनी चाहिए। तो ये देखें जी, ये इसके अंदर आ गया, लाइन नंबर 10 के ऊपर आ गया। डज इट मेक सेंस? और होना भी ये चाहिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो लाइन नंबर 11 चलाता है, ठीक है। लाइन नंबर 11 चलाएगा और फिर क्या होगा, फिर वो इस 12 पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अंदर क्यों नहीं गया भाई लाइन नंबर 12 पे? क्योंकि वो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो वो इसके लाइन नंबर 13 पे आ गया, फिर वो लाइन नंबर 14 पे आ गया और फिर वो लाइन नंबर 17 पे आ गया। और लाइन नंबर 17 के बाद प्रोग्राम हमारा एंड हो जाता है। ये बात समझ में आ गई सबको? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ओके। अच्छा, मैं अब आपको ना एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। ये जितने भी इफ लगे होते हैं उसमें होता यह है कि सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, ओके। अच्छा, इमेजिन द फॉलोइंग। अच्छा, अगर मैं इसकी जगह, इस इफ की जगह अब अगर मैं एलिफ यूज कर लूं, एलिफ का मतलब क्या है? एल्फ। और यहां पे भी अलिफ यूज कर लूं और यहां पे भी अलिफ और अलिफ। अलिफ का मतलब है एल्फ, ओके। अच्छा, अगर मैं ये स्टेटमेंट आऊं तो अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू हुई तो वो सेकंड पे नहीं जाएगा। लेट मी शो, वो प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, ओके। लेट मी शो यू। मैं दोबारा एग्जीक्यूशन स्टॉप करता हूं, यहां जाता हूं और मैं डिबगिंग स्टार्ट करता हूं, ठीक है। उसने एंटर मार्क्स किए और एंटर मार्क्स में हमने जाके लिख दिया लेट्स से 95, ठीक है। लुक एट दिस। जैसे ही पहली इफ के अंदर वो आया तो उसके बाद वो इन ना 11 पे आएगा, ना 12 पे आएगा, ना 13 पे आएगा। वो डायरेक्टली बेसिकली लाइन नंबर 21 पे आ जाएगा, ठीक है। ये F10, ये देखिए लाइन नंबर 21 पे आ गया। ये सबको समझ में आ गई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? मैं आपको एक राज की बात बता दूं, यहाँ पे किसी को बताना नहीं है, ठीक है। ये हमारी आपस की बात है, ठीक है। क्लास के बाहर नहीं जानी चाहिए बात, ठीक है। वो ये कि बेसिकली जब आप एलिफ डाल देते हैं, एल्सिफ कर देते हैं, तो यहाँ पे ना एक हिडन इंस्ट्रक्शन होती है और वो होती है गो टू लू। ये जो इफ इंस्ट्रक्शंस है सारी की सारी, उसके बाद 21 लाइन है ना, तो वो कहता है लाइन नंबर 21 पे चल जाओ,
ये बात समझ आ गई? और यही गो टू 21 जो है ये यहाँ पे भी लगा होगा, यहाँ पे भी लगा होगा, यहाँ पे भी लगा होगा, यहाँ पे भी लगा होगा और यहाँ पे भी लगा होगा। ये बात समझ आई? ये जिसने पाथन बनाई है ना, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐड कर देता है एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स मोर एफिशिएंट। ये सबको समझ में आई बात कि ये ज्यादा एफिशिएंट तरीका है अगर मैं एल्सेफ यूज करता हूँ। ये बात समझ में? ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, कोई इशू तो बता दो। ओके, अच्छा लेकिन एक और बड़ी जरूरी बात, मुझे एक बात बताएं, अगर वो इस जगह पर आता है, इस 11th लाइन पे आता है, तो इसका मतलब है अब 11th लाइन पे वो कब आएगा? जब लाइन नंबर 10 पे वो नहीं आया होगा। ऐसा ही है ना? इसका मतलब है पहला इफ फॉल्स हुआ होगा, जिसका इमीडिएटली मतलब क्या है कि इसका मतलब है वो लेस, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 95 तो नहीं है। इसका मतलब है इमीडिएटली कि वो लेस देन 95, और ऑब्वियसली बात है ऊपर वाला लूप ने हमें बताया है कि वो ग्रेटर देन 100 भी नहीं है। तो इसका मतलब है जब वो इस लाइन नंबर 11 पे आएगा तो इसका इमीडिएट, इसका मतलब क्या है कि वो लेस देन 95 है। इसका मतलब है कि ये जो मैंने एंड लगाया हुआ है इसकी अब हमें जरूरत नहीं। ये बात समझ? सिमिलरली ये जो हमने एंड लगाया है इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, और इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। तो हमें क्लियरली एक एडवांटेज हो गया। और एडवांटेज क्या हुआ? एक तो हमारे सारे, अगर ऊपर कोई इफ चल गया तो नीचे वो कोई भी और इफ नहीं चलाएगा। दूसरा ये कि हमारी कंडीशंस कम हो गई हैं। डज इट मेक सेंस? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ओके, डू यू ऑल एग्री कि ये आगे जो हमने एंड लगाए हुए थे अब वो रिडंडेंट हो गए? ये बात समझ? क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे अगर वो आया है तो उसका मतलब ऊपर वाले फॉल्स करके आया, ठीक है। इसका मतलब हमें ग्रेटर देन ऊपर वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो फार सो गुड, ठीक है, शाबाश। तो ये हमारा हो गया प्रोग्राम नंबर 1, ठीक है। उमर की तरह उमर यार, ये ना प्रोग्राम मैंने एडिट किया, उसमें एंड हटाया, तो ये ना, ये काइंडली जब इसकी समरी बनाना ना तो उसमें ये लिख देना। समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे यूं कर देते हैं और कंट्रोल X कंट्रोल V, ठीक है। चलें जी ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा अब ना, अच्छा और इस वेरिएबल्स को भी मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यार ये उमर की तरह, उमर में यहाँ होना चाहिए, उसे कहो आ जाए, ठीक। ऑलराइट जी। अच्छा अब मैंने एक नया प्रोग्राम बनाना है और वो बड़ा मजेदार प्रोग्राम है, और प्रोग्राम ये है कि आप सेक्शन ए वाले ना, तो लास्ट क्लास में मैंने उसको डिस्कस भी किया था, तो लेट मी इटरेट एंड डू इट। अच्छा प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम ये है कि मैंने एक 5 नंबर इनपुट करवाने हैं, तो लेट मी राइट दिस n1 इज इक्वल टू, सो यहाँ पे मैं एक प्रिंट कर देता हूँ और प्रिंट में लेता हूँ जी एंटर 5 नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट, यहाँ पे इंट लिख देते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल C कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V, ठीक है। तो यहाँ पे n2 आ जाएगा, यहाँ पे n3 आ जाएगा, यहाँ पे n4 आ जाएगा, यहाँ पे n5 आ जाएगा। मैंने 5 इनपुट करवानी है, ठीक है। मैंने 5 नंबर्स इनपुट करवाने हैं, ठीक है। डज इट मेक सेंस? ओके, उसके बाद क्या करना है, मैंने इनमें से मैक्सिमम बताना है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो हम क्या कोड लिखेंगे? लास्ट क्लास में हमने ऐसा कोड लिखा था, तो लेट्स डू दैट। तो हमने क्या लिखा था? इफ n1 इज ग्रेटर देन n2 and n1 is greater than n3। अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं प्रिंट लेट्स से हेलो, ठीक है। अच्छा ये प्रोग्राम लिखता हूँ, लेट्स से मैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ये ना, मैंने इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। ये कमेंट कैसे करते हैं? कंट्रोल 1 था, यस, और ये किया मैंने, और मैंने ना इसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी
यहाँ मैंने 1 लिखा, यहाँ मैंने 2 लिखा, यहाँ मैं सॉरी यहाँ मैंने 2 लिखा, यहाँ मैंने 1 लिखा, और यहाँ मैंने एक मिनट चलें जी, यहाँ पे 5 लिख देते हैं, यहाँ पे 8 लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुकें, यहाँ पे ना मैं -3 लिखता हूँ, तो मुझे बताएं क्या ओके। अच्छा अगर मैं इसको चलाऊँ ना तो उसको ये प्रिंट कर रहा है, हेलो, है ना, कर रहा है ना, तो ये इसका मतलब क्या है कि n1 n2 से बड़ा और n2 n3 से बड़ा, ये मतलब है ना इसका, है ना। गलत, मैं आपको चीज़ बताता हूँ, और इसकी चीज़ का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं दोबारा से 1 लिख देता हूँ, तो होना क्या चाहिए, इसे चल रहा है, n1 n2 से बड़ा है और n2 ये कर देते हैं, ठीक है। इसको नहीं चलना चाहिए ना, आप चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, चलना चाहिए ना कि n1 n2 से बड़ा और n2 n3 से बड़ा है ना, चलना चाहिए ना, चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, चलना चाहिए। ये गलत हो गया। अच्छा एक मिनट, मैं कोई एग्जांपल को स्टार्ट कर कि उसमें मसला क्या है। चलें हम इक्वल टू लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, ये आप तो चलना चाहिए, है ना, चलना चाहिए, क्यों, क्योंकि n1 n ग्रेटर देन और इक्वल टू n2 है, और ये भी लिखा है ना, ठीक है। लेकिन ये नहीं चलेगा, ये देखें जी, ओए चल पड़ा, ठीक चलता है भाई, मुझे नहीं पता, ठीक है। अच्छा इसका मतलब ये चलता है, खैर C++ में नहीं चलता, ठीक है। उसकी वजह पता क्या है, मैं आपको वजह बताता हूँ, मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ ये क्या चीज़ है, लेकिन ना जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि C++ में ना आप इस तरह नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि होता ये है कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है पहले, और क्योंकि n1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n2 है, तो यहाँ पे ना ट्रू रिप्लेस हो जाता है, और ट्रू क्या होता है 1 होता है, फॉल्स क्या होता है 0 होता है। तो एक्चुअली ये स्टेटमेंट बन जाती है, भला क्या, ये स्टेटमेंट बन जाती है, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, ये बन जाएगी 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n3, क्यों, क्योंकि n1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n2 की जगह ट्रू रिप्लेस हो जाता है। ये बात समझ आई। तो असल में इसको लिखते हम कैसे हैं, इसको हम लिखते ऐसे, यहाँ पे हम एंड लगाते हैं और यहाँ पे हम n1 लिखते हैं, ये बात समझ आई, ठीक है। C++ में ऐसे करते हैं, आई विल वेरीफाई कि पाइथन में क्या ये इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, सो फार सो गुड, ओके। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि मैंने यहाँ पे एंड क्यों लगाया, ठीक है, सही है। तो लेट्स बी ऑन द सेफ साइड और एंड लगाएंगे हम, ठीक है। अभी तक हमें ये नहीं पता कि n1 इज ग्रेटर देन n2 इज ग्रेटर देन n3 जो है, तो ये क्यों चला है, ठीक है, ओके ओके। तो अगर ये है एंड n1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n4 है, एंड n1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n5 है, तो हम कह देंगे, अच्छा एक ना बड़ी मजे की चीज़ होती है, इसे कहते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। आमतौर पर जब स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसमें जो कुछ भी लिखते हैं वो एज इट इज आउटपुट हो जाता है, ऐसे ही होता है ना। देयर इज समथिंग कॉल्ड फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, उसमें आप स्ट्रिंग से पहले f लिख दें, और यहाँ पे ना जाके लिखें, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ n1 is the max in, और यहाँ जाके लिखें n1 कॉमा n2 कॉमा n3 कॉमा n4 कॉमा n5, ओके, ब्रैकेट बाद। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि अगर हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लें तो जब भी जो भी चीज़ आप डबल ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में डालते हैं, वो ना रिप्लेस हो जाती है बाय इट्स वैल्यू। तो यानी यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, अगर n1 हमारा बड़ा हुआ तो लिखा हुआ आएगा क्या
लिखा है, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 200 डालता हूँ, तो हम लिख, और यहाँ पे लेट्स से 100 कर लेते हैं, यहाँ पे 50 कर लेते हैं, ठीक है, और ये 5 और 9 है, ठीक है। तो लिखा हुआ आएगा 200 इज द मैक्स इन, बताएं आगे, 200, 100, 50, 5 एंड 9, ठीक है। तो यहाँ पे हम चला लेते हैं इस प्रोग्राम को, एंड यू कैन सी क्लियर, ये देखें जी। सो 200 इज द मैक्स वैल्यू बिटवीन दीज टू नंबर्स, दीज 5 नंबर्स। समझ में आ गया बाबू, सबको फॉर्मेटेड सी के बारे में पता लग गया, ठीक है। ऑल राइट जी, अब हम आते हैं आगे। इसका मतलब क्या है, हमें बिल्कुल इसी तरह का एक इफ लिखना पड़ेगा जो कि होगा n2 के लिए। सो n2 इज ग्रेटर देन n1 एंड n2 इज ग्रेटर देन n3, और यहाँ क्या आएगा बेटा, n2 ही आएगा, और यहाँ पे भी n2 ही आएगा, और यहाँ पे हम कर देंगे n2। डज इट मेक सेंस? ओके। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह हमें कितने इफ डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहीं पर हम n3 भी लिखेंगे, यहाँ पे भी n3 इज बिगर देन n2 आएगा, और यहाँ पे भी n3 आएगा, और यहाँ पे भी n3 आएगा, और यहाँ पर n3 आ जाएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। कितने कंडीशंस लगेंगे? 5 कंडीशन का मतलब ये है कि एक इफ में जितने एंड लगे हुए हैं ना, उनको भी काउंट करें, यानी ये दीज आर कंडीशंस। मैं इफ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं मुझे टोटल कंडीशंस कितनी लगानी पड़ेगी। सो एक इफ के अंदर 4 कंडीशंस हैं, तो टोटल इफ कितने हैं? 5 हैं, तो टोटल मुझे कितने कंडीशंस लगानी पड़ी? 20, है ना, क्योंकि एक के अंदर हमें 4 लगाने पड़ रहे हैं, है ना। तो 5 हैं, तो वो कितना हो जाएगा, वो जाएगा 5 for the 20। ओके, डज इट मेक सेंस? ओके, शाबाश। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे? एलसीएफ, यहाँ पे एलसीएफ क्या होगा, हो जाएगा यहाँ पे। सो बेसिकली ये बिल्कुल ठीक है, इसको चलाएंगे बिल्कुल ठीक आंसर आएगा। सो लेट्स से इसका आंसर क्या आना चाहिए, 200 आना चाहिए, है ना। तो मैं इसे चला लेता हूँ, तो अब मुझे 200 आंसर आ रहा है। अब अगर मैं इसको 1000 कर दूँ तो क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1000, और अगर मैं इसको 5000 कर दूँ तो क्या होगा, अब आएगा 5000, ठीक है। और अब अगर मैं इसको 5 लाख कर दूँ तो आएगा या नहीं आएगा बेटा, आएगा या नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा बेटा? सॉरी, क्योंकि हमने चौथा और 5वां इफ नहीं लिखा, ओके, और इसलिए हमारी कुछ भी आउटपुट नहीं आएगी। तो अगर मैं इसको चला के देखूं तो मेरी कोई भी आउटपुट नहीं आएगी, ठीक है, और नहीं आएगी, ठीक है। तो आप काइंडली वो खुद ही ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। आपने पहले इफ के साथ करना है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, सो हाउ दीज जो कंडीशन हमने लगाई हैं ये कम हो सकती है, कैसे करें? सो यहाँ पे हम करते क्या है, अलिफ लगा लेते हैं, और यहाँ पे अब किसकी जरूरत नहीं है, सॉरी, सारे एंड की जरूरत नहीं है। हाँ, अब मुझे बेटा यहाँ पे वो कब आया होगा, 18वीं लाइन पे वो कब आया होगा, जब n1 वाली कंडीशन नहीं चली होगी। इसका मतलब है n1 तो हमारा कैंडिडेट है ही नहीं। इसका मतलब है मुझे n2 की कैंडिडेसी को चेक करने के लिए n1 से चेक करने की जरूरत नहीं है। ये सबको समझ में आ गई बात, ठीक है। तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो इसका मतलब पहले की 4 कंडीशन हो जाएगी, दूसरे की 3 हो जाएगी, और इस तीसरे में आने का मतलब क्या है कि ना हमें इसको n1 से चेक करने की जरूरत है, ना हमें n2 से चेक करने की जरूरत है, और हमें n4 और n5 से चेक करने की जरूरत है। डज इट मेक सेंस? इस तरह इससे नीचे वाले में क्या होगा, वो बना लेते हैं आप, तो थोड़ा सा रह गया तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हम इसको हटाएंगे, और यहाँ लिख देंगे n4, और यहाँ पे लिख देंगे n4, और इफ नहीं आएगा बल्कि आएगा अलिफ, और यहाँ क्या आएगा, अलिफ, ठीक है। और डू यू ऑल अग्री कि आखिर में सिर्फ एक एल्स आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम कंट्रोल C करेंगे, और यहाँ पे हम कंट्रोल V करेंगे, और यहाँ पे N5 कर देंगे,
ठीक है, इसमें 0 आएंगे। तो इसको हम चला के देखते हैं। सो हमने 3 के लिए तो चेक कर लिया था, तो ऐसा करते हैं बाकी चेक के लिए ये 50,000 है, अब एंड 4 आना चाहिए। तो ये देखें जी 4 आ गया, ठीक है। और अब अगर मैं इसको 90,000 कर दूं तो कंट्रोल एस, अब हमारा 90,000 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने तीनों के तीनों टेस्ट केसेस सारों के टेस्ट केस चेक कर लिए, ठीक है। अच्छा आपका नाम क्या है? साथ अलीना, मुझे बताएं ये हमने जो किया है अगर 10 नंबर होते तो मुझे कितनी कंडीशन लगानी पड़ती अलिफ के साथ? अच्छा अब यार थोड़ा सा अंदाजा लगाएं, 5 नंबरों के लिए पहले पे कितनी लगी है? 4, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ आपके सामने। सो पहले पे लगे हैं 4, फिर क्या लगी हैं? फिर लगी हैं 3। तुम लोगों का नाम अलीना तो नहीं है, ठीक है? अलीना बताएगी जी, बताएं। पहले पे 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, है ना? तो अगर मैं इसका सम करूं तो ये पहले 20 थी, अब कितनी बन रही है? 10 बन रही है, ठीक है। तो हाफ हो गई है, डू यू एग्री? ठीक है, वेरी नाइस। बाय द वे, लेकिन अगर मेरे पास इमेजिन करें मेरे पास 10 नंबर होते तो पहले पे कितनी कंडीशन होती? 9, दूसरी में कितनी होती? हाँ 8, करते करते कहाँ तक जाते? 1 तक जाते। फिर 0 भी है वैसे तुम, लेकिन इग्नोर इट, ठीक है। डज इट मेक सेंस? ये कितना आंसर आता है? आई थिंक ये आंसर आता है 45, ठीक है। 45 कंडीशंस। नाउ इमेजिन कि मेरे पास, अच्छा ये कितने नंबर थे? ये थे 5 नंबर्स, और ये हैं कितने नंबर्स? ये हैं 10 नंबर्स, ठीक है। अच्छा इमेजिन कि अब हमारे पास हो 100 नंबर्स, तो पहले पे हमें करने पड़ेंगे 99 चेक्स, फिर करने पड़ेंगे 98, फिर करने पड़ेंगे डॉट 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 डॉट। हाँ जी, कहाँ तक जाएं बताएं? प्लस आखिर में आएगा 1 और प्लस 0 तक, है ना। आखिरी एक एल्स होगा, उसका कंपैरिजन नहीं होगा, ठीक है। ये कितना आएगा? ये तकरीबन हमें पहले पता है, याद है? ये तकरीबन 5,000 आता है। ये तकरीबन 5,000 आता है। 5,000 शायद थोड़ा सा कम होगा, मेरे ख्याल में ये 4,950 होगा, ठीक। जितना भी है तकरीबन 5,000 होगा, ठीक है। अनबियरेबल, हम इतना बड़ा कोड नहीं सकते। अगर 100 नंबरों के लिए हम करना चाहें तो हम ये तो बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये बात सुने, तो सवाल ये है क्या इससे बेहतर हो सकता है? एंड द आंसर इज यस हो सकता है, ठीक है। कैसे? लुक एट दिस। हम एक काम करते हैं, तो ये जो मैंने नीचे कोड लिखा है इसको मैं दोबारा से कमेंट कर रहा हूँ और यहाँ जाता हूँ, इसको मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। और अब देखें मैं क्या करता हूँ। ये मेरे पास 5 नंबर थे जिनके ऊपर मैंने काम करना है, ठीक है, सही है। नाउ लुक एट दिस। वैसे तो मैंने ये हार्ड कोड किया है, असल में ये हार्ड कोड नहीं होगा। क्या होगा इसमें? मैंने इनपुट ली होगी तो बेसिकली मैं ऊपर वाले कोड को मैं आखिर में अनकमेंट कर दूंगा, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है। एंड नाउ लुक एट दिस। मैं इस तरह नहीं करना चाहता, मैं उससे भी कम में करना चाहता हूं। यानी 100 नंबरों के केस में हमारे 5,000 कंडीशंस लग रही हैं। सवाल ये इससे बेहतर हो सकता है, आंसर इज यस हो सकता है, ठीक है। अच्छा पहले हम 5 के लिए मॉडिफाई करते हैं, फिर हम कहेंगे चलो 100 के लिए कर लेंगे, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है। ओके, लुक एट दिस। नाउ हाउ आई विल गो टू डू इट, ओके। सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज कि मैं पहला नंबर लेता हूं मैक्स, और इसको मैं 0 सेट करता हूं। कोई बोले ना प्लीज, इसको मैं शुरू में 0 सेट करता हूं, ठीक है। तो मैक्स में भी क्या स्टोर है? कुछ भी स्टोर है, 0 स्टोर है, ठीक। अच्छा अब हम क्या करते हैं? लुक एट दिस, प्लीज स्टे अटेंटिव और मेरे साथ रहें, ठीक है। अच्छा लेट मी इरेज दिस एंड पुट दिस हियर, ठीक है। ये जस्ट एक अपने लिए थोड़ा साफ हो जाएगा ताकि मेरे 5 नंबर साथ साथ, ठीक है, ठीक है। ओके, सो मैं कहता हूँ पहला नंबर मैंने लिया मैक्स, मैक्स को मैंने 0 साइन कर दिया, और मैं कहता हूँ इफ मैक्स इज स्मॉलर देन n1,
ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मेरे मैक्स में जो वैल्यू पड़ी है, जो कि पहली दफ़ा ऑफकोर्स कम ही होगी, 0 पड़ी हुई है ना, तो मेरा मैक्स जो है ना वो मैं कहता हूँ n1 कर दें, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं बात, लाइन नंबर जब 20 पे वो आएगा तो उसमें क्या पड़ा होगा, ऑफकोर्स क्या पड़ा होगा, क्या पड़ा होगा, n1 पड़ा होगा, 200 पड़ा होगा, है ना, ये सब समझ में आ रही बात। अच्छा एक बात सुना, अब मैं नीचे आता हूँ और मैं कहता हूँ इफ मैक्स इज ग्रेटर देन सॉरी स्मॉलर देन n2, तो ऐसा करो मैक्स को ना अब n2 असाइन कर दो, ठीक है। मुझे बताएं ये लाइन नंबर 23 पे आएगा तो मैक्स में क्या पड़ा होगा, n2 या n1, n2 पड़ा होगा, n2 पड़ा होगा, n1 पड़ा होगा, आप बताएं, हाँ तो भाई एक समान होना चाहिए ना तुम्हारी, तो जो सेंटेंस बोला वो गलत है, क्या सेंटेंस होना चाहिए, करेक्ट सेंटेंस बताएं मुझे। जब मैं यहाँ पे लाइन नंबर 23 पे आऊंगा तो मुझे बताएं n1 मैक्स में क्या पड़ा होना चाहिए, क्या, फिर वही बात चले माने, मैं अगर इसको यूं कर दूं तो आप बताएं क्या पड़ा हो, क्या, मुझे बताएं जब मैं लाइन नंबर 23 पे आऊंगा तो क्या वैल्यू पड़ी होगी मैक्स में, और फिर सेंटेंस बोले, पूरा सेंटेंस बोले, मैक्स में क्या वैल्यू पड़ी होगी। अगर मैं ये पीस ऑफ कोड चलाता हूं तो यू शुड से इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ n1 एंड n2, से द सेंटेंस नाउ, मैक्स में क्या वैल्यू पड़ी होगी। यार एक जना बोले, एक हाथ खड़ा करें जो बोलना चाहता है जी, मैक्स में क्या वैल्यू पड़ी होगी जब मैं लाइन नंबर 23 पे पहुंचूंगा जी, या क्या नाम हमारा, आसिम, ठीक है। ये बात सबको समझ आई कि पहले नंबर और दूसरे नंबर में से जो भी बड़ा होगा मैक्स में वो वैल्यू पड़ी, ये बात समझ आई। एसेंशियली इसका मतलब क्या है, बिल्कुल इसी तरह मुझे लिखना चाहिए मैक्स इज स्मॉलर देन, अगर n3 है, ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैक्स इज इक्वल टू n3 कर देना चाहिए, ठीक है। इफ मैक्स इज स्मॉलर देन n4 है तो मुझे क्या करना चाहिए, मैक्स इज इक्वल टू n4 कर देना चाहिए, ठीक है। इफ मैक्स इज लेस देन n5 है तो यहां क्या करना चाहिए, मैक्स इज इक्वल टू n5 करना चाहिए, और आखिर में मुझे प्रिंट करना चाहिए जी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ठीक है, और मैं यहां पे लिखूंगा मैक्स इज द मैक्सिमम इन, हाँ जी, n1 n2 n3 n4 and n5, ठीक है। डज इट मेक सेंस, और कोड खत्म, ठीक है। इस प्रोग्राम को हम चला लेते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बल्कि दिखा भी देता हूँ, ये चलते जाएं, ये देखें, ये n1 n2 n3 में वैल्यूज पड़ी हुई हैं, ठीक है, और मैक्स में अभी तक क्या पड़ा हुआ मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलाना शुरू करते हैं, कंट्रोल एस कर दिया मैंने यहाँ पे डीबग पॉइंट लगाया और मैं यहाँ आया और मैंने डीबग लगा दिया, ठीक है, डीबग पॉइंट। तो वो डीबग चलना शुरू हुआ, उसने कहा जी यहाँ पे आ गए हम, ठीक है। सो यू कैन सी दैट कि वो नज़र भी आ रहा है नज़र, लाइन नंबर 16 पे वो पहुँच चुका है, और अभी ये जैसे ही मैं लाइन नंबर 10 ये लाइन नंबर 16 चलाऊँगा तो आप देख सकते हैं मैक्स में क्या वैल्यू आई पड़ी है, 0। जी बताएं, मैक्स हमारा n1 से छोटा है तो ये इसके अंदर आएगा, ठीक है, और मैक्स की वैल्यू देखें अपडेट हो जाएगी, 20 वैल्यू हो गई इसके अंदर, नजर आ रही है आपको, 20 वैल्यू हो गई है, ये देखें यहाँ पे 20 वैल्यू हो गई है, ठीक है। उमर कोई इसमें ना सॉफ्टवेयर ढूंढो जिसको ना मैं ऊपर लिख सकूँ, इस तरह जूम पे मैं लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे कुछ ड्राइंग कर सकूँ मैं, समझ में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में ऐसा होना चाहिए। अच्छा आप देखें, मैंने कंट्रोल F, अब आप देखें मैक्स में क्या पड़ा हुआ, 20 पड़ा हुआ है, तो आप देखें n2 में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, बताएं मुझे। n2 में पड़ी हुई वैल्यू 100, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ।
सो देखिए अब इसको क्या 20 वाला, इसमें भी N2 में क्या पड़ा हुआ है 100, तो क्या इसके अंदर आना चाहिए, इसको आना चाहिए। तो मैं ये देखें F10 किया और देखिए मैं अंदर आ गया और मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई 100 और 100 ही हो जानी चाहिए थी। अब बताएं N3 में क्या पड़ा हुआ बेटा 5000, तो ये क्या इसके अंदर आना चाहिए, तो F10 इसके अंदर आया और मैक्स मेरा कितना हो गया, यू कैन सी दैट कि वो 5000 हो गया। ठीक है, अगली वैल्यू जो पड़ी है वो क्या पड़ी हुई है N4 में 50,000 पड़ी हुई है। तो यहाँ पर हम अंदर आते हैं और देख सकते हैं मैक्स में अभी पहले 3 का मैक्सिमम पड़ा हुआ है। ओके, वो इसके अंदर आया और मैक्स दोबारा अपडेट हुआ, वो 50,000 हो गया और फिर अगली दफा वो 90,000 हो गया। और यहाँ पर हमने इसको डिस्प्ले किया, यू कैन सी दैट वो कह रहा है 90,000 इज द मैक्सिमम वैल्यू बिटवीन ऑल दीज वैल्यूज। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गलत है, गलत है। ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है ना ये गलत है। कैन एनीबॉडी टेल मी रीजन व्हाई? एक मिनट, टेक ए पॉज और मुझे सिर्फ इस बात का आंसर दें। अगर ये भी माइनस होता, 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 आंसर क्या आना चाहिए था? पहले नहीं हाँ, -20 इज द मैक्सिमम वैल्यू, राइट? मैं इसे चलाता हूं, एक मिनट के चुप, पूछा नहीं मैंने तुझसे। ये मैंने चलाया इसको, ये देखें, ये मैंने इसे चलाया और वैल्यू आई क्या 0 इज द मैक्सिमम वैल्यू। नाउ टेल मी व्हाट इज रॉन्ग इन दिस कोड। मैक्स में क्या पड़ा हुआ है 0 पड़ा हुआ है एंड दैट इज द रीजन कि वो मैक्स कभी अपडेट नहीं होता, क्योंकि वो जो आने वाली वैल्यूज है उनमें से सबसे बड़ा है। तो हमें क्या करना चाहिए? एक आइडिया ये है कि हम क्या करते हैं, इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे भी छोटी वैल्यूज को असाइन कर देते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल ये 90,000 सबसे वैल्यू कम वैल्यू है ना, तो यहां पे मैं 1 लाख डाल देता हूं, ठीक है, और वो भी नेगेटिव में। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मेरा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक आएगा। मैं चला दिखाता हूं आपको। ठीक है, ये देखिए मैंने चलाया और वैल्यू बिल्कुल वो आई -20 इज द मैक्सिमम वैल्यू, है ना। अच्छा, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। क्या मसला है जी? इसमें बताएं मसला क्या? मसला असल में ये है कि असल में तो कोड ये लिखना ही नहीं है, असल में तो कोड लिखना है ये वाला, है ना। असल में तो कोड ये लिखना है। एंड कैन यू टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम? हमें नहीं पता यूजर में क्या इनपुट करना है, और वो हो सकता है जो भी ये वैल्यू है इससे सारी वैल्यू से कम हो। सो वी आर इन ट्रबल। ये सबको समझ में आई मसला क्या है? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस कि मसला ये है कि हमने यहाँ पे जो भी मिनिमम वैल्यू लिखी है हमें नहीं पता, हो सकता है यूजर के पास कंट्रोल है, यूजर उससे भी छोटी वैल्यू दे और हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारा कोड तो नहीं चलेगा। ठीक है ना, वो तो कहेगा एक ऐसी वैल्यू आउटपुट कर देगा जो कि मैंने डेटा में लिखी नहीं। वो कहेगा आप बाहर हो जाए, मैं आपका प्रोग्राम नहीं लेता। ठीक है, आप मुझे गलत सॉफ्टवेयर भेजते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? एक तो होता है ना गलत आउटपुट करना, यानी जो मैंने इनपुट दिया उसमें गलत तुमने ढूंढ के दे दी। आपने तो वो आउटपुट कर दिया जो मैंने दी ही नहीं। ठीक है, तो आपको तो शर्म आनी चाहिए। ठीक है, वो तो ये कहेगा आप। ठीक है, तो ये तो गलत बात होगी। डू यू ऑल एग्री? क्या इलाज है इसका? क्या कर रहे? इंटीजर्स कर रहे? क्या कर रहे? शाबाश, हम ना पहली वैल्यू साइन कर देते और पहली लाभ में नहीं है। आप बेशक N1 करते हैं, N2 करते हैं, कोई भी डेटा में से जो वैल्यू आई है वो इसको साइन कर दो। ओके, और नीचे वाला कोड बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये बात समझ आ रही? और वो अब ऑफ कोर्स आप N1 असाइन करेंगे तो वो वाला इफ नहीं चलेगा। ठीक है, राइट। अब N2 करेंगे तो वो। अच्छा बताएं एक बात, डू यू ऑल एग्री विद दिस? ठीक है, ओके। अच्छा, आखिरी वाले 15 मिनट में ना तुमने कुछ ले लेना है छोटे से ठंडे सा। ठीक है, ओके। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ओके, कोई इशू तो नहीं है? अच्छा, आप मेरी बात सुनो। अच्छा, बाद में क्या हम एल्स इफ लिख सकते हैं यहाँ पे? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमें सारे नंबरों से चेक करना ही करना है, ऊपर वाली ट्रू हो या फॉल्स हो, हमें सेकंड नंबर से चेक करना ही करना है।
ये सबका समझ में आई? मैक्स ऊपर अपडेट हुआ था या नहीं हुआ था? दूसरे चेक में हमें वो चेक करना ही करना है जी, क्योंकि एक्चुअली मैं कह रहा हूं कि मैक्स को पता असल में मसला क्या है, अगर मैं मैक्स को कोई भी छोटी सी वैल्यू दे देता हूं उस टाइम मेरी जो डेटा में इनपुट्स आए वो सारी उससे भी छोटी है ना। अब मैक्स इज इक्वल टू n1 करने से फायदा क्या है? करने से फायदा ये है कि मैंने कह दिया कि जो डेटा में इनपुट आई है ना उसमें से कोई इनपुट उठा के मैक्स को दे दो। अब क्या होगा, अगर कोई इससे वैल्यू छोटी है बड़ी है तो वो अब इनमें से कोई ना कोई इफ चल रहा है। ये समझ में आई बात? वरना वही वैल्यू सबसे बड़ी होगी। डज इट मेक सेंस? अच्छा, एक और बड़ी जबरदस्त बात, अगर मैंने पहली वैल्यू असाइन कर दी है तो पहले इफ की जरूरत नहीं है। ये बात समझ आई? और अगर मैं n2 को असाइन करूंगा तो n2 को जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर मुझे n1 की लेकिन लिखनी पड़ेगी, ये ध्यान में रख लें। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ओके, सो ठीक है, ए गुड प्रोग्रेस। अच्छा, आप दोबारा से उस सवाल पे आ जाएं। ये जो मैंने लिखा था कि अगर 100 नंबर्स हो तो 100 नंबर्स के लिए मुझे कितनी कंडीशंस लगनी पड़ रही थी? 4,950, ऑलमोस्ट 5,000। ओके, अब कितनी लिखनी पड़ेगी? 99। वाई 99? क्योंकि n1 हट गया और मुझे 99 नीचे कंडीशन डालनी पड़ेगी। इवन दैट इज अनबियरेबल। ओके, इट इज ए गुड प्रोग्रेस। फ्रॉम 5,000 to we have reached to 99. A very good progress. Okay, the lovely part is coming right now. Okay, what we're going to do something remarkable. Okay, it's just आगे बड़ी जबरदस्त ट्रांजिशन है जो आप समझते हैं। Okay, what we will going to do is यही प्रोग्राम जो हमने पूरा लिखा है ना इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करेंगे। Okay, we will going to rewrite it in a little different way. ओके, अगेन हमने इनपुट ही लेनी है। ध्यान में रखिए, हमने असल प्रोग्राम जो लिखा है उसमें इनपुट लेनी है। ओके, नाउ लुक एट दिस, व्हाट वी विल गोइंग टू रीराइट इज समथिंग स्पेशल। ओके, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं डैश 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 कर देता हूँ और ये डैश मेरा ख़त्म हो रहा है, वो कितने आ गया यार, ये यहाँ पे ख़त्म क्यों नहीं हुआ? खत्म हो गया। ठीक है जी, ठीक है, ओके जी, ओके जी, लुक एट दिस, आई एम अबाउट टू डू समथिंग रियली रिमार्केबल। ओके, एंड प्लीज बी अटेंटिव, दिस इज समथिंग विच इज द क्रक्स ऑफ द लेक्चर। ओके, अच्छा, बाद में एक छोटी सी बात, ये जो हमने पूछा नीचे वाला प्रोग्राम लिखा है, अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने मिनिमम भी निकालना है तो क्या चेंज करेंगे इसके अंदर? मैक्स वेरिएबल की जगह नाम रख देंगे। ठीक है, वैसे तो मैक्स भी रख सकते हैं लेकिन वो गंदा लगेगा। ठीक है, और यहाँ क्या लिखें? यहाँ मैक्स इज लेस देन की जगह क्या करते हैं? ठीक है, दैट्स द ओनली चेंज। ऑलराइट, और बाय द वे अगर मैं कहूँ मैंने मैक्सिमम भी निकालना है और मिनिमम भी निकालना है, दोनों निकालना है, फिर क्या हो गया? नहीं, हमें इस तरह से ये मैक्स का वेरिएबल बनाया, इस तरह से एक मिन का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो दोनों वेरिएबल बनाने पड़ेंगे और नीचे हमें 200 इफ लगाने पड़ेंगे, लाइक 198 इफ लगाने पड़ेंगे। क्यों बोला? क्योंकि मैक्स का अलग इफ चल रहा होगा और मिन का अलग इफ चल रहा होगा। डज इट मेक सेंस? जो मैक्स का होगा उसमें मैक्स इज लेस देन n2 होगा और मिन के लिए जो होगा वो क्या होगा? मैक्स मिन इज ग्रेटर देन n2। ओके, ये आप लोग असाइनमेंट में करेंगे, होमवर्क में करेंगे, जो कि आदत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बड़ी मजेदार चीज है। ओके, एंड दैट इज ब्यूटीफुल। ऑलराइट, एंड व्हाट इज दैट? अच्छा, हम एक क्या करते हैं, इसी प्रोग्राम को जो कि हम n1 n2 n3 वगैरह में ले रहे थे, इसके अंदर मैं छोटी सी चेंज कर रहा हूँ। एंड अंडरस्टैंड दिस चेंज, because that understanding is perhaps the most important foundational trick which will going to make you understand how you should write generalized programs. Okay, and look at this, what I will going to do is I will do the following. ये जो मैंने n1 n2 n3 लिखे थे इसको मैं हटा रहा हूँ।
ओके मैंने 6 नंबर लेने हैं, इनपुट करने हैं, लेकिन अभी मैं 6 इनपुट नहीं दे रहा। मैं क्या करता हूं, मैं अभी तक सिर्फ एक नंबर लेता हूं, ठीक है। लेट मी कॉल दिस n, ओके सही है, लेट मी कॉल दिस n, ओके। अच्छा मैंने n क्यों कहा इसको, चले इसको हम n1 कह देता हूं, ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्टिव मेरा बड़ा सिंपल सा है, और वो ये है कि मैंने नंबर ऑफ वेरिएबल्स की यूजेज को कम करना है, ठीक है, ओके। ऑब्जेक्टिव मेरा ये है, लेकिन इससे मैं कुछ और डिस्कवर करूंगा, ठीक है, इन ए वाइल। अच्छा बाय द वे हमने क्या करना होता है, पहला नंबर जब इनपुट लेते हैं तो उसको हम n1 असाइन कर देते हैं, यही करते हैं ना, हाँ? अच्छा आप मुझे बात है, मैक्स को जब मैंने n1 असाइन कर दिया है तो आप बताएं मेरे n1 मेरा किसी और काम का है नहीं है ना, तो मैं n2 क्यों बनाऊं। अब मैं इसमें क्या करता हूं, मैं दोबारा इसी में इनपुट ले लेता हूं। ये समझ में आई बात, ये बात समझ में आई। मैंने पहला नंबर n1 में इनपुट कराया, मैक्स को n1 असाइन किया, अब मेरा n1 फ्री हो गया, तो मैं n2 क्यों बनाऊं, मैं इसी में दोबारा इनपुट करवाता हूं, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूं, बल्कि अब मैं क्या करता हूं, इफ सो लुक एट दिस, मैं वेरिएबल तभी नया बनाऊंगा जब मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अगर मेरा n1 ग्रेटर देन है मैक्स से, तो मैक्स ने अपडेट होना है ना, यही होना है ना, मैक्स इज इक्वल टू क्या होना है, n1 होना, यही होना ना, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, ये मैंने कोड लिखा। अच्छा आप बताएं जब मैक्स से कंपेयर होने के बाद मैक्स में अगर अपडेट होना था तो वो हो गया होगा, है ना। अब मुझे बताएं दोबारा मुझे n1 की जरूरत है नहीं, तो मैं करता हूं सेकंड नंबर लेने के लिए दोबारा से इसी में इनपुट ले लेता हूं, है ना, आहा, है ना। ये सबको समझ में आई बात, कैसे होना है। यानी बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैंने पहला नंबर लिया और मैक्स को साइन कर दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, सेकंड नंबर लिया और उसी नंबर में लिया, n1 में ही लिया, ठीक है। और मैं इसी n1 से कंपेयर करता हूं, और मैक्स को अगर वो मैक्स मेरा छोटा है तो मैं n1 से उसको अपडेट कर देता हूं, ये बात समझ। अच्छा ये अभी तक जो अगर वो लाइन नंबर 6 में जब वो आया होगा, लाइन नंबर 6 पे, तो डू यू एग्री कि मैक्स में n1 पड़ा हुआ, ठीक है। और अगर वो लाइन नंबर 9 पे आता है तो मैक्स में क्या पड़ा होगा, पहले 2 नंबरों में से जो भी बड़ा होगा वो पड़ा होगा, ऐसे ही। अब अगर वो लाइन नंबर 13 पे आ जाता है या 14 पे आ जाता है तो उसका मतलब क्या है, यहां पर जो भी मैक्स में क्या वैल्यू पड़ी होगी, जो पहले तीनों नंबर हैं उनमें से जो बड़ी होगी वो बड़ी होगी, ठीक है। और यहां पे मैं अगला नंबर, और मुझे बाद में n1 दोबारा फ्री हो गया, है ना, तो मैं ये लिख देता हूं, एक मिनट, ये बात समझ। कैन यू सी रिपीटेशन ऑफ कोड, है ना। और दूसरी बात ये है, अगर आप गौर से देखें तो व्हाई आई शुड नेम इट एज n1, आई शुड एक्चुअली नेम इट एज n, क्योंकि n इज इन नंबर, क्योंकि ये इसमें इसको मैं जनरलाइज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो नंबर को इनपुट लेता है, वो पहला नंबर भी हो सकता है, वो दूसरा नंबर भी इसी में ले रहा है, तीसरा नंबर भी। मैं एक्चुअली नंबर ऑफ वेरिएबल्स मैंने रिड्यूस कर दिए, तो आप एक्चुअली क्या रहा है, वो उसमें नंबर नए आते जा रहे हैं, है ना। तो ये भी करना, तो मैं दोबारा से, बल्कि मैं ऐसा करता हूं, दोबारा से कोड करता हूं। सो एसेंशियली लुक एट दिस, मैंने पहला नंबर इनपुट करवाया, उसको n में इनपुट कर दिया, ठीक है, और मैक्स को n के बराबर कर दिया, और फिर मैंने दोबारा से नया नंबर इनपुट करवाया, यानी सेकंड नंबर इनपुट करवाया, और अब मैंने चेक किया इफ मैक्स इज स्मॉलर देन n, तो क्या करे बेटा, मैक्स को बराबर कर दे n के, ठीक है। अब मजेदार बात यह है कि एक्चुअली ये जो मैंने पीस ऑफ कोड लिखा है जी, कितने ना, तो बेसिकली अभी तक मैंने 2 नंबर्स के दरमियान में का मैक्सिमम निकाल दिया, 3 नंबर के दरमियान में निकालना है, एक और दफा कॉपी करो, 4 नंबर के दरमियान में निकालना है, एक और दफा कॉपी करो, 5 के दरमियान में निकालना है तो एक दफा और कॉपी कर दो, ठीक है। जितने का निकालना है उतनी दफा कॉपी पेस्ट करो, है ना। ये बात समझ, दैट्स अ बैड वे, इट्स द सेम पीस ऑफ कोड आई एम राइटिंग अगेन एंड अगेन। एक्चुअली दिस कैन बी अवॉइडेड, और अवॉइड कैसे किया जा सकता है, अवॉइड ऐसे किया जा सकता है कि ये वाला जो पीस ऑफ कोड मैंने लिखा है इसको मैं आगे इंडेंट करता हूं, यहां पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, इसका नाम रखता हूं i,
ठीक है, बल्कि आई नहीं काउंट रखते हैं तो काउंट इज इक्वल टू क्या रखना चाहिए आपने मुझे भी बताना है। और यहाँ पे लिखेंगे वाइल सी इज लेस देन और इक्वल टू लेट्स से 5, ठीक है। तो एसेंशियली जी अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ और यहाँ पे डू नॉट फॉरगेट कि यहाँ पे मुझे c प्लस इक्वल टू 1 करना पड़ेगा। ये मैं इफ के अंदर नहीं कर सकता, इफ से बाहर करना चाहिए, ठीक है। ये जो मैंने c प्लस इक्वल टू 1 किया ये मेरा इस वाइल के अंदर है, लेकिन इस इफ के अंदर नहीं है, ठीक है। सो इफ कब चलता है, जब मेरा एक्चुअली मैं वाइल में क्या कर रहा हूँ, मैं पहला नंबर इनपुट दूसरा नंबर इनपुट करवाता हूँ, और अगर मेरा सेकंड नंबर मैक्स से बड़ा है तो मैक्स को मैं n असाइन कर देता हूँ और c में मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ, है ना जी। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दिस कोड? अच्छा मैं इस प्रॉब्लम को चलाता हूँ। अगर मैं चलाऊंगा तो अगर मैंने 5 नंबरों का मैक्सिमम निकालना हो तो ये 6 नंबरों का मैक्सिमम निकालेगा। क्यों? क्योंकि ये पहला नंबर जो है मैक्स को असाइन कर चुका हुआ है और ये पीस ऑफ कोड इसको 5 दफा चलाएगा। ओके, तो क्या चेंज करनी चाहिए इसके अंदर? या तो c इज लेस देन 5 कर दें, या ये लेस देन और इक्वल टू 5 करें और ये 2 कर दें। ओके, आई लाइक दिस। ओके, कि c ये बता रहा है कि मैं सेकंड नंबर की एडिशन करने के लिए जा रहा हूं, ठीक है। दैट मेक मोर सेंस। ओके, कहां देख रहे हैं भाई? आपसे पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं बेटा, कहां देख रहे थे? ऐसे नहीं करते यार, ठीक है। जो यहां होता है ना वो सबको देख रहा होता है, तो वो अच्छा ही लगता, ठीक है। अच्छा, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, गुड। सो आई थिंक एग्जीक्यूट आप खुद कर लेंगे एंड यू शुड बी एबल टू सी दिस, ठीक है। अच्छा, मेरा आप लोगों से आखिरी सवाल है और उसके बाद वी विल गोइंग टू एंड द लेक्चर। और सवाल ये है, एक ना हम छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं और प्रोग्राम पता क्या है? प्रोग्राम ये है कि मेरे पास एक 2 वैल्यूज़ हैं, लेट्स से n1 इज इक्वल टू 20 और n2 इज इक्वल टू 30, ठीक है। प्लीज़ लुक एट द बोर्ड, प्लीज़ लुक एट द बोर्ड। मैंने ना इन दोनों की वैल्यू को स्वैप कर दिया, ठीक है। स्वैप का मतलब क्या है? n1 में n2 आ जाए, n2 में n1 आ जाए, है ना। तो क्या लिखेंगे? n1 इज इक्वल टू n2, n2 इज इक्वल टू n1, है ना, ठीक है। दैट्स द कोड, है ना। अच्छा, इस कोड के नतीजे में क्या होना चाहिए? n1 में 30 आ जाना चाहिए, n2 में 20 आ जाना चाहिए, है ना। चला के देखते हैं। यहाँ पे हम इसे चलाते कैसे हैं? यहाँ पे मैं लाइन लगाता हूँ, ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। 1 मिनट रुकिए जी, जिसको बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है मुझे बताइए, ठीक है। ये देखिए जी, ये सबको नजर आ रहा है n1 में क्या पड़ा हुआ है। अब मैंने ये चला दिया, ठीक है। तो ये क्या मसला भाई? अच्छा, वो वहाँ पे लाइन नहीं हुई, नहीं तो यहाँ पे कॉलन लगाया, ठीक है। तो मैं इसे चला देता हूँ, ठीक है। ये जी यहाँ पर आ गया। n1 में क्या पड़ा हुआ है बेटा? 20। n2 में क्या पड़ा हुआ है? 30। देखें, गौर से देखें, गौर से देखते जाएं इन दोनों की वैल्यूज को। जब हम करेंगे n1 इज इक्वल टू n2 तो उसके नतीजे में आप बताएं क्या हो जाना चाहिए? जब मैं n1 इज इक्वल टू n2 कहूंगा तो उसकी वजह से क्या हो जाना चाहिए? जब मैं n1 इज इक्वल टू n2 कहूंगा तो उसके नतीजे में क्या हो जाना चाहिए? जब मैं n1 इज इक्वल टू n2 कहूंगा तो क्या हो जाना चाहिए? मुझे बताएं। हाँ जी बताएं। हाँ, 20। बेटा n1 इज इक्वल टू n2 का मतलब क्या है? कि n1 में वो वैल्यू आ जाए जो n2 में पड़ी हुई है। n2 में क्या पड़ा हुआ है? 30 पड़ा हुआ है, तो एक्चुअली n1 में भी 30 आ रहा है ना, ऐसे ही है। तो ये देखें, मैंने ये चलाया, F10 प्रेस किया, यू कैन सी दैट दोनों में 30 आ रहा है ना। कैन यू सी प्रॉब्लम? अब जब मैं n2 इज इक्वल टू n1 कहूंगा तो n1 में क्या पड़ा हुआ है? वो भी 30 पड़ा हुआ है, तो दोनों में वैल्यू 30 हो गई। होनी क्या चाहिए थी? पुरानी वाली वैल्यू को एक्सेस होना चाहिए। मसला ये है, जब एक वेरिएबल रिप्लेस हो जाता है तो मैं उसकी पुरानी वैल्यू एक्सेस नहीं कर सकता, उसकी वैल्यू रिप्लेस हो गई। ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके पास 2 जगह हैं और आपको कहा गया इन दो, ये वाला इसमें दूध पड़ा हुआ है और इसमें खराब दूध पड़ा हुआ है। ये बात समझ? और आपको कहा गया खराब दूध इसमें डालें और ये वाला दूध इसमें डालें, ठीक है। कैसे करेंगे? आप ये नहीं कर सकते ये इसमें डालो और ये इसमें डालो, ऐसे। ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको एक और जग चाहिए, ठीक है। ये सबको समझ में आई मैंने क्या बात की है? वाह, ये बड़ी मजे की एग्जांपल बन दी है, आई लाइक इट। मैं बड़ा मजेदार हो गया ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक नया जग लेंगे जिसको हम टी कह देते हैं और उसमें हम n1 रख देंगे, ठीक है।
और आखिर में n1 करने के बजाय हम यहाँ पे t कर दें। ये बात समझ में? ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, सो फार सो गुड, वेरी नाइस। तो ये है, इसे कहते हैं स्वैप का कोड। स्वैप का काम आप एक और वेरिएबल लेके ही कर सकते हैं। ठीक है, वैसे एक मजे की बात बताऊं, एक आप ये काम बगैर एक वेरिएबल लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक कोई कर लेगा आज रात तक तो मैं उसको बिस्कुट दूंगा। ठीक है, नंबर नहीं दूंगा। ठीक है, अच्छा, हिंट ये है कि यूज सम अरिथमेटिक। ठीक है, यानी कि प्लस माइनस करके कुछ करें तो आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने स्वैपिंग कर ली। ठीक है, अच्छा जी मेरी बात सुने, सवाल ये नहीं था, सवाल कुछ और था। सवाल ये है कि जो असाइनमेंट में सवाल दिया ना वो ये है कि आपके पास एक, आपने नंबर इनपुट करवाने हैं, 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, जितने मर्जी करवाने आप, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम नहीं बताना, आपने सेकंड मैक्सिमम बताना है। सेकंड मैक्सिमम का मतलब क्या है कि अगर जितने भी नंबर मैंने इनपुट किए हैं उसमें से क्या होना चाहिए, उसमें से सबसे बड़ा और उससे छोटा, ये दोनों नंबर आपने बताने। ये बात है। बाय द वे, अगर मैंने मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बताने हो तो वो तो बड़ा आसान है। कैसे बोला? तो बिल्कुल इस तरह से पहला नंबर मैंने लिया है, इसी तरह मैं मैक्स जब मैंने लिया मिन भी ले लूंगा और फिर क्या करूंगा, मिन को भी वैसे असाइन कर देंगे। और यहाँ पे जिस तरह से ये इफ लिखा हुआ है बिल्कुल इसी तरह एक और इफ भी आ जाएगा जो किसका होगा, जो मिन का होगा। ये बात समझ? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने सेकंड मैक्सिमम निकालना है। अच्छा, सेकंड मैक्सिमम निकालने के लिए हम एक काम करेंगे, और काम ये करेंगे कि जिस तरह मैंने पहला नंबर इनपुट कराया ना, बिल्कुल उसी तरह मैं, अब थोड़ा सा गौर से देखिएगा मैं क्या करता हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसके स्मार्ट मेथड पे जा रहा हूँ। मैं ना एक और नंबर इनपुट करवाता हूँ। मतलब क्या? हाँ, मैंने 2 नंबर पहले इनपुट करवा दिए। ठीक है, यानी पहले 2 नंबर मैं इनपुट करवा देता हूँ। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात? कोई तो नहीं है? कोई तो नहीं है? उसके बाद क्या करते हैं, एक हम मैक्स लिखते हैं और लिखते हैं एस मैक्स। एस मैक्स का मतलब क्या है? ठीक है, और हम ये करते हैं, इसको हम एम के बराबर करते हैं। इसका मतलब मैक्स में क्या पड़ा होगा, पहली वैल्यू बड़ी होगी, और एस मैक्स में क्या पड़ा होगा, सेकंड। ये सब समझ में आ गई बात? ठीक है, अच्छा, लेकिन इसमें गलती है। क्या गलती है? हो सकता है जो दूसरा नंबर आया हो वो बड़ा हो और जो पहला नंबर हो वो सेकंड मैक्सिमम। ये समझ में आया? ठीक है, तो हम और ये चेक कम कर सकते हैं। कैसे? इफ सेकंड मैक्स इज ग्रेटर देन मैक्स, तो इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, स्वैप, इन दोनों वैल्यूज को स्वैप कर देना चाहिए। यानी कि हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू एस मैक्स। ठीक है, एस मैक्स इज इक्वल टू मैक्स और मैक्स इज इक्वल टू t। ओके, ये बात सुने? इसका मतलब है कि अगर मैं लाइन नंबर 16 पे आऊंगा तो मैक्स में बड़ा नंबर पढ़ाऊंगा और एस मैक्स में सेकंड मैक्स में पढ़ाऊंगा। डू यू ऑल एग्री? यानी मैं पहला नंबर पढ़ा दूं या दूसरा नंबर पढ़ा दूं, डजंट मैटर। ओके, ये बात समझ? अब हम क्या करते हैं, अब हम इस कोड को मॉडिफाई करना चाहते हैं। सवाल ये कैसे मॉडिफाई करें? व्हाट वी गोइंग टू डू इज, अब हम लूप में पहली बात तो ये कि यहां पे क्या आना चाहिए आपको मुझे बताना है। अच्छा, क्योंकि पहले 2 नंबर हम कर चुके होंगे, तो अब एक्चुअली जो नंबर नेक्स्ट आ रहा है वो थर्ड नंबर है, तो इट शुड बी 3। डू यू ऑल एग्री? अच्छा, अब जब हमने पहला नंबर इनपुट करवाया है, हमने तीसरा नंबर हमने इनपुट करवाया है, हमने चेक करना है कि कहीं ये मैक्सिमम तो नहीं। वो कैसे चेक करेंगे? सो इफ मैक्स इज लेस देन n, तो हम डायरेक्टली ये असाइन नहीं कर सकते। क्यों बोला? क्योंकि जो आप सेकंड मैक्स है वो फ्री हो गया। अक्सर में क्या होना चाहिए कि पहले मैक्स, जो पहले मैक्स था वो अब सेकंड मैक्स हो जाना चाहिए, और जो नया नंबर आया है वो मेरा मैक्स है। ये सबको समझ में आएगा? ठीक है, तो क्या होना चाहिए, यहां पर हम आते हैं, यहां पर लिखते हैं सेकंड मैक्स इज इक्वल टू मैक्स। ठीक है, बट दिस इज नॉट द कंप्लीट कोड। क्यों? क्योंकि जो नया नंबर हमारा आया है, दिस इज नॉट द ओनली थिंग वी हैव टू चेक। जी, अगर अलिफ करते हैं, अलिफ का मतलब क्यों मैंने अलिफ क्यों किया आपने थोड़ा सा देखना है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जो नया नंबर आया है वो मैक्स से तो बड़ा ना हो, लेकिन सेकंड मैक्स से वो बड़ा हो।
तो उस केस में क्या मैक्स अपडेट होगा? नहीं। लेकिन क्या सेकंड मैक्स अपडेट होगा? यस होगा। तो हम यहाँ पे अलिफ में आ जाते हैं और यहाँ पे सिर्फ चेक करते हैं क्या सेकंड मैक्स स्मॉलर देन तो नहीं है n से। अगर ऐसा है तो सिर्फ सेकंड मैक्स को बराबर कर देते हैं n के। बात समझ? और नीचे हम जाके प्रिंट कर देते हैं और प्रिंट करते हैं प्रिंट f और यहाँ लिखते हैं सेकंड मैक्स इज s max and max is max, right? ठीक है? Does it make sense? Okay? ठीक है? ठीक हो गया? सही है? Everybody understand this? ठीक है? So that's it. ठीक है जी? So far so good? Everybody understand this? So ये हमारा आज का लेक्चर खत्म हो गया F11। ठीक है? क्विज आपका ये है, क्विज आपका क्या है? क्विज आपका ये है कि आपने ये जो अभी अभी कोड लिखा है, ये मैंने लिखा है, ठीक है ना, ये, ठीक है, ये निकालता है मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम। ओके, आपने निकालना है मिनिमम और सेकंड मिनिमम। ठीक है, प्लीज स्टॉप द, अच्छा स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ठीक है, लेक्चर इज ओवर।